हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग सर्कल एंड ग्लोबल इम्पैक्ट। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिपेयर एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द स्ट्रक्चर के बारे में। तो बेसिकली जो हम लोग बिल्ट इन्वायरमेंट के डिफरेंट एस्पेक्ट को डिस्कस कर रहे थे कि बिल्ट इन्वायरमेंट को कैसे हम लोग क्लाइमेट कंट्रोल करते हैं, कैसे उसका सिक्योरिटी को इन्हांस करते हैं, कैसे उसको स्मार्ट बना सकते हैं, कैसे उसको ग्रीन बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं कि कोई भी आपका बिल्ट इन्वायरमेंट, कोई भी बिल्डिंग है, तो वो उस पर जो भी डिफरेंट नेचुरल फोर्सेस के इफेक्ट की वजह से, मतलब विंड हो गया, क्लाइमेट हो गया, या फिर वेदर की इफेक्ट की वजह से धीरे धीरे उसमें डैमेज होता है, धीरे धीरे उसका डिटेरियोरेशन होता है। ठीक है, तो उसके वजह से जो उसकी क्वालिटी घटती है, उसका स्ट्रेंथ घटता है, तो उसको कैसे हम लोग मेंटेन करते हैं, कैसे रिपेयर करते हैं, उसके बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो रिपेयर एंड रिहेबिलिटेशन की बात की जाए तो रिपेयर एक्चुअली क्या होता है कि आपके किसी भी स्ट्रक्चर में, किसी भी लोकेशन में कोई क्रैक्स आ गया है, किस तरह का डैमेज डेवलप हो गया है, तो उसको पहले जैसा बनाने के लिए हम लोग जो भी एक्टिविटी करते हैं उसको हम लोग बेसिकली रिपेयर बोलते हैं। लेकिन रिहेबिलिटेशन की बात की जाए तो जिसका जैसे कि इसका वर्ड है रिहेबिलिटेशन, मतलब ये बनता है रिहैब से। तो रिहैब को हम लोग बोल सकते हैं रिहैबिटेट, मतलब कि आपकी जो बिल्डिंग है वो आपकी डैमेज हो चुकी है और वो रहने लायक नहीं बची, या फिर उसमें बहुत सारा डैमेज आ चुका है, तो उसको पहले की तरह आपको हैबिटेट करना है, उसको बहुत अच्छे से मतलब रिपेयर करना है, रिनोवेशन करना है, तो आपको नए की तरह बनाना है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिहेबिलिटेशन। ठीक है, तो रिहेबिलिटेशन एक प्रोसेस है जिसकी वजह से हम लोग स्ट्रक्चर को रिस्टोर करते हैं उसके सर्विस लेवल तक, मतलब कि जब जैसा कि वो पहले था, जो भी उसका स्ट्रेंथ लूज हो चुका है, जो भी उसकी कैपेबिलिटी कम हो चुकी है, जिसकी सर्विसिबिलिटी कम हो चुकी है, तो उसको इन्हांस करने के लिए जो जो भी डिफरेंट रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो सारी करके जो है स्ट्रक्चर को फिर से रिहेबिलिटेट बनाया किया जाता है। ठीक है, रिहेबिलिटेशन किया जाता है। तो रिपेयर जो है रिहेबिलिटेशन का एक छोटा सा पार्ट है, टेक्निकल एक्सपेक्ट है, जिसमें कि हम लोग स्ट्रक्चर को जो भी छोटे मोटे डिफेक्ट्स आए रहते हैं उसको हम लोग मॉडिफाई करके उसको ठीक करते हैं। तो रिपेयर आपको कितना ही उतना ही ज़्यादा एक्टिव मतलब इफ़ेक्टिव हो पाएगा, सक्सेस उसका तभी हो पाएगा जब तक हम लोग उसको जानेंगे कि नहीं कि आपका जो रिपेयर, जो डैमेज का या डिटेरियोरेशन का जो मेन रूट कॉज क्या था। ठीक है, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम प्रॉपरली आइडेंटिफिकेशन कर सकें हम लोग कि आपका जो मेन कारण क्या था उस डैमेज का। तो रिपेयर करने के लिए हम लोग उसका स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करते हैं, ड्यूरेबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं, जिसकी वजह से जो है उसकी लाइफ, स्ट्रक्चर की लाइफ वो इन्हांस हो जाती है। और उसके बाद इन्हांस हो जाती है मतलब कि जो नॉर्मली जो बिल्डिंग की जो लाइफ है उसको हम लोग बढ़ा पाते हैं। एक्चुअली अगर एक ग्राफ से समझने की कोशिश करें तो अगर आपकी जो क्वालिटी है स्ट्रक्चर की वो 100% है बनने के समय, तो धीरे धीरे टाइम के अनुसार ये धीरे धीरे घटती है। एक टाइम आ रहा था उसके बाद आप रहने लायक बचता नहीं है स्ट्रक्चर। तो अगर आपका जो स्ट्रक्चर का जो ड्यूरेबिलिटी है, अगर आपका 50 ईयर्स है, ठीक है, तो अगर आप टाइम टाइम रिपेयर करते रहेंगे, उसकी जो क्वालिटी इन्हांस करते रहेंगे, यहाँ पे आपने रिपेयर किया मतलब 20 साल को या 10 साल के बाद, तो यहाँ पे ये आगे इसका जो है लाइफ स्पैन बढ़ जाता है। फिर उसके बाद आप बीच में और आपने 10 साल बाद रिपेयर कर दिया, तो इस तरह से आपका जो स्ट्रक्चर है उसका स्ट्रेंथ बढ़ सकता है, उसकी जो है ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ सकती है। ठीक है, तो रिपेयर की बात की जाए तो रिपेयर हम लोग जो मेनली जो स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करते हैं वो मेनली करते हैं कंक्रीट स्ट्रक्चर का। ठीक है, कंक्रीट से बनाते हैं। तो कंक्रीट पे जो बेसिक जो फेलियर्स आते हैं उसके बारे में डिस्कस कर ले, तो कंक्रीट जो मोस्टली वाइडली इस्तेमाल करते हैं, उसका पर्पस ये होता है क्योंकि हमारा मेन रीज़न ये होता है क्योंकि आपका जो कंक्रीट है वो चीपर मटेरियल है और आप इजीली किसी भी शेप में इसको कास्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जो है इसमें जो भी ये मतलब कंप्रेसिव फोर्स ये बेयर करता है, और इसमें जो क्रैक्स आते हैं, मतलब जो भी डिफेक्ट्स आते हैं वो मेनली आते हैं आपके क्रैक्स के फॉर्म में आते हैं, और इसमें स्पॉलिंग हो सकता है, मतलब एक्सपैंड हो सकता है। उसके बाद जो कंक्रीट को मतलब डैमेज होकर उसका रीइंफोर्समेंट अगर एक्सपोज हो जाता है तो भी बहुत ज़्यादा एक तरह से इफेक्ट आता है उसमें, और उसके बाद वो धीरे धीरे स्ट्रक्चर वो डैमेज होने लगता है, तो वीकेन होने लगता है। अगर अगर आपने जो से ज़्यादा अपना लोड अप्लाई कर दिया तो एक्सेसिव डिफ्लेक्शन भी आता है और अदर साइन डिस्ट्रेस साइन दिखने लगते हैं। ठीक है, तो मैनी बहुत सारे ओकेजन में होता ये है कि जो रीइंफोर्समेंट का जो कोरोजन है वो अगर होना स्टार्ट हो गया तो उसकी वजह से क्रैकिंग या फिर स्पॉलिंग जो कंक्रीट का ये ट्रिगर हो जाता है, उसके बाद वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है। तो इस सिचुएशन में रिपेयर करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आप उसका जो है पूरा लाइफ स्पान है स्ट्रक्चर का वो इन्हांस कर सकें। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि
फेलियर के मेन कॉजेज़ क्या होते हैं और मेनली कंक्रीट स्ट्रक्चर में। तो मेनली जो रीजन है फेल होने के या फिर डिफेक्ट आने के, वो ये है कि जो आपका स्ट्रक्चर है उसका डिज़ाइन फॉल्टी है। डिज़ाइन फॉल्टी मतलब कि जितने के लिए हमने लोड के लिए डिज़ाइन किया है उससे ज़्यादा लोड आ रहा है उसमें, या फिर उसमें जो हमने डिटेलिंग जो की है उसके अपने जो लोडिंग क्राइटेरिया को अपने सही से एज्यूम नहीं किया हुआ है। उसके अलावा स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसी जो है मतलब कि आपने जो कंस्ट्रक्शन के दौरान सही से आपने मटेरियल इस्तेमाल नहीं किया, आपने कहीं पे कुछ अपने आपका वर्कमैनशिप पुअर रहा है, मतलब आपका सही से आपने क्वालिटी मेंटेन नहीं किया। उसके बाद ये सब सुपरविजन में भी आपने सही से ध्यान नहीं दिया। उसके अलावा जो है फायर की वजह से, फ्लड की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से कुछ डैमेज आ सकता है उसमें। केमिकल डिटेरियोरेशन या फिर मरीन इन्वायरमेंट की वजह से, मतलब हार्श इन्वायरमेंट की वजह से भी जो है आपका कंक्रीट है वो धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं। इसी भी आपका रीजन हो सकता है। ड्यू टू एब्रेशन, वियर टियर, इम्पैक्ट, डैम्पनेस, ये भी बहुत मेजर रीजन है इस तरह के डिटेरियोरेशन होने के। कंक्रीट का मूवमेंट अगर होता है, मतलब कि फाउंडेशन सेटलमेंट होता है या थर्मल एक्सपेंशन होता है, तो इससे भी बहुत सारे डिफेक्ट्स आ सकते हैं कंक्रीट स्ट्रक्चर में। अब बात कर ले फेल्योर या डिफेक्ट के आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो जो आपको अगर रिपेयर करना है तो रिपेयर करने के लिए जो भी डैमेज है, जो भी डिटेरियोरेशन है, उसका मेन रीज़न पता होना ज़रूरी है। उसका जो मेन कहाँ पे आपको फॉल्ट है, कहाँ पे फॉल्टी डिज़ाइन है या फिर क्या इशू है, वो पता होना चाहिए। तभी आप सही से सही मटेरियल आप सेलेक्ट कर पाएंगे और उसको रिपेयर टेक्निक भी सही से सेलेक्ट कर पाएंगे, ताकि आपका जो भी रिपेयर होगा वो इफ़ेक्टिव होगा और फ्यूचर में उसका स्ट्रक्चर ड्यूरेबिलिटी बढ़ पाएगी। ठीक है, तो उसके मतलब चेक करने के लिए, सारे जो भी आइडेंटिफाई करने के लिए फेलियर्स का, मेनली हम लोग तो क्या करते हैं कि उसका मतलब विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं। मतलब जस्ट देख के इंस्पेक्ट कर लेते हैं कि यहाँ पे क्रैक्स है, कहाँ कहाँ पे क्रैक्स है, कहाँ कहाँ पे आपका जो है प्लास्टर झड़ चुका है, प्लास्टर रिमूव हो चुका है, कहाँ पे मतलब कंक्रीट में बहुत ज़्यादा इरोजन हो चुका है, कहीं पे रिइंफोर्समेंट दिख रहा है। तो ये आप विजुअली मतलब आप जस्ट सिंपली देख के पता लगा सकते हैं। और उसके अलावा जो है स्ट्रक्चर का कितना स्ट्रेंथ लूज हो चुका है, उसको चेक करने के लिए बहुत सारे नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होते हैं। मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं NDT, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। मतलब कि वो उसका पर्पस ये होता है कि आपका स्ट्रक्चर को बिना तोड़े हुए उसका स्ट्रेंथ चेक कर सके। ऐसे टेस्ट का नाम है आपका रिबाउंड हैमर टेस्ट। रिबाउंड हैमर टेस्ट बहुत ज़्यादा मतलब पॉपुलर है। उसके अलावा UPB टेस्ट हो गया या फिर रिबार लोकेटर टेस्ट हो गया। तो इस तरह से बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिसके हम लोग जो है कंक्रीट की जब ये स्ट्रेंथ कितनी बची हुई है वो चेक करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका कि अगर हम लोग को जानना है कि क्या हमारा ज़रूरत क्या है रिपेयर करने का, रिहेबिलिटेशन करने का। मतलब कि एक्चुअली होता ये है कि अगर हमने कहा हमारा जो डिज़ाइन ही फॉल्टी है तो उसमें कुछ ना कुछ डैमेज होगा ही, तो उसके लिए हम लोग रिपेयर करते हैं। अगर प्रॉपरली एजुकेशन नहीं हुआ है, आपका जो वर्कमैनशिप बैड था, मतलब सही नहीं था, मतलब कि जो उसमें काम करने वाले जो वर्कर थे वो आपका एफिशिएंट नहीं थे, या फिर बोल सकते हैं कि वो ट्रेंड नहीं थे सही से। एक्सट्रीम वेदर कंडीशन है, उसमें आपके आसपास बहुत ज़्यादा मतलब कि रेन होता है, या फिर वहाँ का जो क्लाइमेट है बहुत ज़्यादा हार्श है, उसमें बहुत सारे केमिकल्स हो सकते हैं। यहाँ पे कोई इंडस्ट्री से केमिकल्स रिलीज हो रहा हो तो वो उसकी वजह से आपके बिल्डिंग में टच हो रहा हो, बिल्डिंग के कॉन्टैक्ट में आकर उसको डैमेज कर रहा हो, ये हो सकता है। हाई डिग्री ऑफ केमिकल अटैक्स हो सकते हैं, या फिर एजिंग हो सकती है, मतलब कि बहुत 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 साल पुरानी हो गई है स्ट्रक्चर और उसमें वो धीरे धीरे डैमेज हो रहा है। इस तरह के बहुत सारे कारण हो सकते हैं डैमेज होने के, और जिसकी वजह से हम लोग को रिपेयर करना पड़ता है। तो कौन कौन से मेजर डिफेक्ट्स होते हैं, तो वैसे तो जो भी डिफेक्ट होते हैं बिल्डिंग में, आप उसको दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। मतलब फर्स्ट स्ट्रक्चरल डिफेक्ट और सेकंड है नॉन स्ट्रक्चरल डिफेक्ट। तो स्ट्रक्चरल डिफेक्ट का में हम लोग कंसिडर करते हैं वैसे डिफेक्ट जो कि स्ट्रक्चरल मेंबर्स में आते हैं, जैसे कॉलम, बीम, स्लैब, फाउंडेशन, इस सब चीज़ों में। या फिर जो आपके ऑर्नामेंटल जो कंपोनेंट्स हैं, मतलब जो सिर्फ शो के लिए होते हैं या फिर प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, उसमें अगर डिफेक्ट आए तो नॉन स्ट्रक्चरल डिफेक्ट बोलते हैं। तो कौन कौन से डिफेक्ट हो सकते हैं, तो फर्स्ट है आपका क्रैक ऑन वॉल। तो अगर आपका हेवी लोड आ रहा है वॉल पे, या फिर कुछ इम्बैलेंस फोर्सेस अप्लाई हो रहा है, मतलब वो पूरी तरह बैलेंस नहीं हो पा रहे हैं, या फिर आपका फाउंडेशन वीक है, उसकी वजह से ये आपके जो वॉल में क्रैक्स आ सकते हैं। ये वर्टिकल क्रैक आया तो वो मतलब बहुत ज़्यादा ये सही नहीं होता है, क्योंकि इसकी वजह से जो बिल्डिंग है कोलैप्स हो सकता है। हॉरिजॉन्टल क्रैक्स मेनली आपके ज़्यादा डीप नहीं होते हैं। हॉरिजॉन्टल क्रैक्स वो मतलब कि आपके
अर्थक्वेक की वजह से या फिर किसी और मतलब कोई बैलेंस्ड फोर्सेस नहीं है उसकी वजह से आते हैं। इसके अलावा है पीलिंग पेंट, जो आपने पेंट किया है उसके अगर वो उखड़ने लगे, मतलब ऑक्सीडेशन होने लगे, बहुत ज़्यादा मतलब टेम्परेचर में चेंज हो रहा हो आपके आसपास, मतलब कि कभी दिन के टाइम में टेम्परेचर बहुत हाई हो और रात के टाइम में टेम्परेचर बहुत लो हो जाता हो, तो इस केस में पीलिंग के ये केसेस आते हैं। नेक्स्ट है राइजिंग डैम्पनेस। तो कंक्रीट तो वैसे पोरस होता ही है, अगर आपका डेंस नहीं है कंक्रीट तो पोरस होगा और उसमें वाटर उसमें पेनिट्रेट करेगा, तो उसमें अगर आपने सही से वाटर प्रूफिंग नहीं की है तो डैम्पनेस आ जाती है, और डैम्पनेस बार बार अगर इंटर करेगी आपके वॉल में या फिर कंक्रीट में तो आपको आपके स्ट्रक्चर को डैमेज कर सकती है। नेक्स्ट है हनीकॉम्बिंग। हनीकॉम्बिंग एक्चुअली ये कंस्ट्रक्शन डिफेक्ट है। कंस्ट्रक्शन के दौरान अगर आपने सही से कंपैक्शन नहीं किया है, सही से वाइब्रेटर का इस्तेमाल नहीं किया है, तो इस तरह से एग्रीगेट मतलब में जो मिक्स है उसमें सैंड का सही से पेनिट्रेशन नहीं हो पाता, सैंड स्लरी का सीमेंट स्लरी का पेनिट्रेशन नहीं हो पाता, तो इस तरह से ये गैप रह जाते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग हनीकॉम्बिंग। नेक्स्ट है टिम्बर डीके। जो टिम्बर के आपने अगर कोई स्ट्रक्चर मेंबर इस्तेमाल किए हैं या फिर विंडो में इस्तेमाल किया है तो धीरे धीरे अगर टाइम के साथ वो सड़ने लगे, उसकी जो स्ट्रेंथ कम होने लगे, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं टिम्बर डीके। मतलब ये पानी के मतलब संपर्क में आने के कारण ही मेजरली इस तरह के सिचुएशन आते हैं। नेक्स्ट है इंसेक्ट या टर्माइट अटैक। तो इंसेक्ट या टर्माइट अटैक मतलब कि चींटी या फिर दीमक के लग जाने से ये जो है टिम्बर है वो धीरे धीरे ख़राब होने लगता है, तो ये भी एक तरह का डिफेक्ट ही है। नेक्स्ट है फंगाई एंड स्मॉल प्लांट अटैक। तो अगर किसी बिल्डिंग के किसी पार्ट में बहुत ज़्यादा आपका मॉइस्चर रहता है या फिर किसी तरह का मतलब क्रैक्स है, क्रैक में मॉइस्चर हमेशा रहता है और आपके मतलब वेदर के कांटेक्ट में आता रहता है, तो इसकी वजह से भी जो भी है उसमें धीरे धीरे डैमेज हो सकता है। फंगाई आपके पनप सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं या प्लांट ग्रो कर सकता है। डिफेक्टिव प्लास्टर रेंडरिंग। अगर आपने सही से प्लास्टर नहीं किया है और सही से आपने क्यूरिंग नहीं की है तो जिसमें इस तरह के क्रैक्स आने लगते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डिफेक्टिव प्लास्टर रेंडरिंग। नेक्स्ट है रूफ डिफेक्ट। मतलब कि आपके छतों में जिस तरह के अगर रूफिंग की हुई है, रूफ में क्रैक्स आने लगे तो हम लोग बोलते हैं इसको रूफ डिफेक्ट्स। नेक्स्ट है एक्सपेंसन इरोजन ऑफ मोटर जॉइंट। मतलब कि जो भी आपका जो वॉल है, वॉल से जो आपने प्लास्टर किया था, मॉडल किया था, उसमें अगर सही से प्रॉपर जॉइंट नहीं है, आपने सही से जो आपके प्लास्टर के दौरान जो ब्रिक वॉल को आपने सही से वेट नहीं किया था, भिगाया नहीं था, उसमें सही से सीमेंट का घोल अप्लाई नहीं किया था, तो इसकी वजह से भी धीरे धीरे टाइम टू टाइम के बाद कुछ टाइम के बाद ये जो है सीमेंट का प्लास्टर झड़ने लगता है। तो बहुत सारे रीजन है प्लास्टर झड़ने के। अगर आपने सीमेंट की क्वांटिटी कम मिलाई है तो इसके कारण भी आपका जो है प्लास्टर झड़ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है अनस्टेबल फाउंडेशन। अगर वहाँ के जो आपका बिल्डिंग के आसपास जो लोकेलिटी है वहाँ का जो सॉइल वीक है और किसी न किसी तरह के मतलब अर्थक्वेक की वजह से या फिर फ्लड की वजह से किसी तरह की वजह से आपको वहाँ के आसपास का जो सॉइल को अगर मूव किया जाता है तो इसकी वजह से जो आपका फाउंडेशन वो अनस्टेबल हो सकता है, तो इसकी वजह से भी आपके बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा क्रैक्स डेवलप हो सकती हैं। ठीक है। तो ये मेजर टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स हैं। तो अब है कि इन सारे डिफेक्ट्स को हम लोग को रिपेयर करने के लिए कौन कौन से मटेरियल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली जो भी डिफेक्ट्स आते हैं उसमें क्रैक आता है या फिर किसी तरह का मतलब जो भी डिफेक्ट्स हैं वो भी मेजरली होते हैं कि जो उसमें जो आपके कंपोनेंट्स है वो अलग होने लगते हैं, तो उसको हम लोग बाइंडिंग करने की जरूरत पड़ती है। तो बाइंडिंग करने का सबसे जो कॉमन उपाय हमारा है वो है सीमेंट। ठीक है। तो सीमेंट से ही हम लोग बाइंडिंग करते हैं। तो जो भी आपका एग्रीगेट या फिर कोई भी आपका कंपोनेंट है वो अलग हो रहा है स्ट्रक्चर से, क्रैक सा डेवलप हो रहा है, तो उसको हम लोग सीमेंट से हम लोग फिल कर सकते हैं। तो सीमेंट भी अलग अलग टाइप के आते हैं। तो मेजरली जो रिपेयर में इस्तेमाल किए जाते हैं वो है एक्सपेंसिव सीमेंट एंड एक्सेलरेटेड स्ट्रेंथ गेन सीमेंट। एक्सपेंसिव सीमेंट वो होता है मतलब कि जिसमें कि एक कैपेबिलिटी होती है कि वो जो भी क्रैक्स में अगर फिल कर रहे हैं तो वो जो है वहाँ पे फिल करने के बाद वो अपने मतलब सेटिंग करने के बाद एक्सपैंड होता है तो वो अच्छे से जो पूरे क्रैक्स है ग्रूव्स को उसको जैम कर देता है। तो इसमें इसकी वजह से आपके जो वाटर का एंटर करने का चांसेस है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट है एक्सेलरेटेड स्ट्रेंथ गेन। तो अगर आपका कोई भी स्ट्रक्चरल मेंबर है जिसमें हेवी लोड आ रहा है तो उसमें अगर स्ट्रेस हमेशा रहता है और उसमें किस तरह क्रैक्स आ रहे हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि जो भी हम लोग रिपेयर वर्क कर रहे हैं तो रिपेयर वर्क करने के बाद वो तुरंत स्ट्रेंथ गेन कर ले। तो वैसे उसके लिए हम लोग एक्सेलरेटेड स्ट्रेंथ गेन सीमेंट इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है मोटर का। तो हम लोग का जो भी कहीं पे डैमेज हुआ है, कोई भी पार्ट्स वहाँ से इरोजन हो गया है या फिर अलग हो गया है, तो उसको फिल करना है, वहाँ पे गैप को फिल करना है, तो हम लोग सिर्फ सीमेंट से तो भर नहीं सकते। तो हम लोग उस केस में हम लोग फाइन एग्रीगेट मिक्स करते हैं। तो सीमेंट के साथ फाइन एग्रीगेट अगर मिक्स करते हैं तो हम लोग बोलते हैं उसको पोर्टलैंड सीमेंट मोर्टार। अगर आप बाइंडिंग मटेरियल की जगह पर आप इपॉक्सी का इस्तेमाल करते हैं और सैंड का इस्तेमाल करते हैं
तो इपॉक्सी मोटर का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। या मॉडिफाइड सीमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं सैंड के साथ, तो हम उसको बोल सकते हैं पॉलीमर मॉडिफाइड सीमेंट मोटर। इपॉक्सी क्या होता है, तो इपॉक्सी के बारे में हम डिस्कस कर लेते थे। इपॉक्सी एक तरह से केमिकल ही होता है, मतलब कि एक पॉलीमर होता है जो कि वो दो मतलब इंग्रेडिएंट में आता है। दो इंग्रेडिएंट मतलब कि वो दो सेपरेट आपके कंटेनर में आएगा, मतलब कि एक में आपका होगा इपॉक्सी रेजिन और एक में होगा हार्डनर। तो दो इपॉक्सी रेजिन और हार्डनर को जब हम लोग साइड पे ही मिक्स करते हैं, मिक्स करने के बाद तुरंत अप्लाई कर देते हैं जहाँ पे आपका डैमेज हो चुका है, तो इससे होता है कि वो धीरे स्ट्रेंथ गेन कर लेता है। जैसे सीमेंट में आपको सेट करने के लिए सीमेंट और वाटर को मिक्स करना पड़ता है, उसी तरह इपॉक्सी को स्ट्रेंथ गेन करने के लिए आपको इपॉक्सी के रेजिन और हार्डनर को मिक्स करना पड़ता है। तो ये आपका एक केमिकल है मतलब पॉलीमर केमिकल है, जिसको कि मिक्स करने के बाद पॉलीमराइजेशन स्टार्ट हो जाता है और इसकी वजह से आपको हायर मैकेनिकल स्ट्रेंथ, केमिकल रेसिस्टेंस आपको मिलता है और इसका जो वर्क करना भी बहुत ज़्यादा ईजी होता है। तो अगर आपको पता नहीं हो तो डेली लाइफ में जो हम लोग प्लम्बिंग के केस में मतलब पाइप को कहीं लीकेज हो रहा है उसको लीक प्रूफ कराने के लिए जो एक प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं एम सील, वो भी एक तरह से एग्जाम्पल है आपका इपॉक्सी का। ठीक है, तो इपॉक्सी के बहुत सारे केमिकल्स आते हैं डिफरेंट कंपनीज़ के, वो जनरली इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो इपॉक्सी के कंक्रीट इस्तेमाल कर सकते हैं, फाइबर रिइंफोर्स्ड कंक्रीट इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग रिपेयर करने के लिए। मतलब कि सीमेंट कंक्रीट में ही हम लोग स्मॉल फाइबर्स मिला देते हैं। स्मॉल फाइबर्स आपके हो सकते हैं ग्लास फाइबर हो या फिर पॉलीप्रोपिलीन हो या फिर स्टील फाइबर भी बहुत जगह मिक्स किया जाता है। तो ये डिफरेंट टाइप के फाइबर्स होते हैं जिसका मतलब एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देने का काम करता है। ठीक है, पॉलीमर मॉडिफाइड कंक्रीट भी इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके अलावा डिफरेंट कंस्ट्रक्शन केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं वाटर प्रूफिंग और कोरोजन कंट्रोल करने के लिए। तो एक्चुअली कोई एक फिक्स केमिकल कंपाउंड नहीं होता जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं वाटर प्रूफिंग के लिए या कोरोजन कंट्रोल करने के लिए। एक्चुअली ये जो कंपनीज होती हैं, डिफरेंट कंपनीज होती है कंस्ट्रक्शन केमिकल्स की, वो अपने अपने पेटेंट करवा कर रखती है डिफरेंट केमिकल्स। जैसे कि आपको मालूम होगा, आप सुना होगा अपने पीडीलाइट हो गया या फिर फोर्सॉक एक कंपनी है, उसके बाद सिका है। ये सारी कंपनी जो है वाटर प्रूफिंग सोल्यूशन मतलब या फिर कोरोजन कंट्रोल करने के सोल्यूशन वो केमिकल्स प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो अदर मटेरियल्स इपॉक्सी के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है शॉर्टकट, एक मेथड है मोटर को अप्लाई करने का। तो इसमें होता ये है कि सीमेंट सैंड का जो मिक्स होता है उसमें थोड़ा वाटर का कंटेंट भी होता है और उसको बहुत हाई वेलोसिटी से एक पाइप के थ्रो किया जाता है। जो थ्रो करने से होता ये है कि जो सरफेस से जहाँ पर को रिपेयर करना है वो पर उस सरफेस पर जाके वो उस पर एडहेसिव मतलब चिपक जाता है। तो चिपक जाने की वजह से वहाँ पे रिपेयर आप कर सकते हैं, मतलब रिपेयर हो जाता वो ऑटोमेटिक रिपेयर हो जाता है। तो वो लार्ज अमाउंट में अगर आपको करना है किस तरह का रिपेयर, तो हम लोग शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं। शॉर्टकट जो वैसे दूसरा नाम का ग्यूनाइट भी है जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके अलावा एक टेक्निक है जिसको बोलते हैं फेरो सीमेंट। तो अगर आप सिर्फ सीमेंट मोटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, कंक्रीट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये रिपेयर जो है वो कमज़ोर हो सकता है। अगर लार्ज अमाउंट में अगर सीमेंट मोटर का इस्तेमाल करना है या फिर कंक्रीट का इस्तेमाल करना है, तो इस केस में उसको ब्रिटलनेस को कम करने के लिए हम लोग को रीइंफोर्समेंट करने की जरूरत पड़ती है। तो इस केस में हम लोग रीइंफोर्समेंट करने के लिए जो है स्टील बार की जाली के जगह पर स्टील बार की जाली इस्तेमाल नहीं करते हम लोग, इस्तेमाल करते हैं स्टील वायर के मेस। ठीक है, तो जाल होता है या फिर लोकल लैंग्वेज में इसको मुर्गी जाल भी बोलते हैं। ठीक है, चिकन नेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह के जो वायर मेस होते हैं उसको हम लोग वहाँ पे जहाँ पे रिपेयर करना है वहाँ पे अप्लाई करते हैं और वहाँ पे सीमेंट मोटर से फिल कर सकते हैं या फिर शॉर्टकटिंग कर सकते हैं उस केस में। तो ये भी बहुत अच्छा रिपेयर है जिसकी वजह से मतलब कि जो सिर्फ ब्रिटलनेस के अलावा इसमें डक्टिलिटी भी आती है पूरा स्ट्रक्चर में। मतलब कि वो उसमें कोई फोर्स अगर अप्लाई होगा तो उसमें फोर्स अप्लाई होने के बाद वो अलग होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स है जो कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं रिपेयर करने के लिए। तो अब बात करते हैं टेक्निक्स की, जो रिपेयर एंड रिहेबिलिटेशन के लिए कौन कौन से टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। जो मेजर जो हमारा काम होता है कि जो भी स्ट्रक्चर है उसमें नेचुरल फोर्स की वजह से जो डैमेज हो चुके हैं उनको रिपेयर करना पड़ता है। तो रिपेयर आपके डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप कितना एक्सटेंट तक आपका जो है कंक्रीट स्ट्रक्चर जो है डैमेज हुआ है, कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है, या आपको इस पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा किस तरह का रिपेयरिंग करना है। तो रिपेयर करने के डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे कि सुपरफिशियल रिपेयरिंग करना है, बस जो आपका सीमेंट मोटर जो कहीं पे उखड़ चुका है वहाँ पे जहाँ पे प्लास्टर उखड़ चुका है तो वहाँ को जस्ट ट्रॉवल करना है और पेंटिंग करनी है। तो ये सुपरफिशियल आपका रिपेयर हो गया। इसके अलावा है जनरल रिपेयर जिसमें कि थोड़ा मोड़ा आपको माइनर स्ट्रक्चरल रिस्टोरेशन करना पड़ेगा और कहीं पे स्टील बार देने की जरूरत है तो वो एक्स्ट्रा दे सकते हैं और बाकी प्लास्टरिंग और पेंटिंग हो सकती है।
मेजर या प्रिंसिपल जो होता है, अगर आपका रिपेयर करना है तो उसमें अगर आपका स्ट्रेंथ का जो कंक्रीट का स्ट्रेंथ का लॉस बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो हम लोग शॉर्ट कटिंग का इस्तेमाल करते हैं स्लैब्स में, या फिर बीम कॉलम को जैकेटिंग करते हैं। जैकेटिंग मतलब कि उसको जो है उसका जो साइज़ है उसको बढ़ाते हैं, उसमें एक्स्ट्रा रिइंफोर्समेंट लगाकर हम लोग उसका साइज़ बढ़ा देते हैं। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, मेजर करना होता है तो मेजर अगर बहुत रिपेयर करना पड़ता है तो मेजर रिपेयर करने से बेहतर है कि आप उस स्ट्रक्चर को आपको डिमोलिश करके उसकी जगह पर नया स्ट्रक्चर बनाएं, क्योंकि उसके बाद जो रिपेयर करके भी आपको उसका लाइफ ज़्यादा बढ़ेगा नहीं और फिर से बाद में उसमें प्रॉब्लम आने ही वाली है। तो फिर उससे बेहतर है कि अब बार बार रिपेयर करने के बजाय उस मेजर आपका डैमेज हो चुका है तो डिमोलिश करना ही एक बेहतर मतलब आपका ऑप्शन है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रिपेयर टेक्निक्स के बारे में। तो रिपेयर मटेरियल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, तो अब है कि हम लोग को पहुंच जाएगा कि जगह पर आपके कंक्रीट स्ट्रक्चर में क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। तो क्रैक्स डेवलप होते हैं तो उसमें अगर सुपरफिशियल क्रैक्स है तो कोई ज़्यादा इशू नहीं है, लेकिन जो ज़्यादा अंदर तक अगर क्रैक जा रहा है तो उसको मेंटेन करने के लिए, उसको आपको प्रॉपर मैनेज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सीमेंट का घोल, मतलब सीमेंट का जो सोल्यूशन होता है, सीमेंट वाटर का सोल्यूशन, या फिर डिफरेंट केमिकल्स आते हैं, ग्राउट केमिकल्स आते हैं, उनका हम लोग जो मतलब लो विस्कोसिटी में हाई प्रेशर से उसको हम लोग इंटर करवाते हैं, प्रेशर के थ्रू उसमें इंटर करवाते हैं कंक्रीट में। तो जिसकी वजह से जो भी आपके ग्रूव्स हैं, जो भी गैप्स हैं, वो उसको फिल कर देता है और फिल करने के बाद वो पूरी तरह से जैम हो जाता है और स्ट्रॉन्ग बन जाता है। तो एक तरह से इसको बोलते हैं हम लोग ग्राउटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ग्राउटिंग बहुत ज़्यादा टेक्निक है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। ये मतलब कि रिपेयर करने के साथ साथ जो है प्री स्ट्रेसिंग भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। प्री स्ट्रेसिंग आप लोग आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है ग्रेनाइटिंग जो होता है, या फिर हम लोग सॉफ्ट कटिंग बोलते हैं इसको। तो इसमें इसी तरह मैंने जैसे मैंने बताया था कि आपका जो होस है पाइप में है, पाइप से हाई प्रेशर में सैंड सीमेंट का जो है मिक्स हम लोग अप्लाई करते हैं और पूरे जो स्ट्रक्चर पर अप्लाई करते हैं। तो इस तरह से एक तरह से रिपेयर करने के लिए बहुत यूजफुल होता है मेथड। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग राउटिंग एंड सीलिंग के बारे में। तो अगर आपके जो कोई क्रैक्स है उसमें आपका अगर पॉसिबल नहीं है ग्राउटिंग कर पाना, मतलब कि आपका सरफेस पर ही क्रैक आया है मेजर, और उसके बाद थिन क्रैक्स आपके जो रिइंफोर्समेंट तक पहुंच चुका है, तो इस केस में ग्राउटिंग पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो जो सोल्यूशन यही है कि आप उस क्रैक्स को सील कर दें, ताकि आपका कोई भी वाटर या कोई भी इस तरह का मटेरियल आपका उस गैप्स के थ्रू आपके रिइंफोर्समेंट तक ना पहुंच सके। तो उसके लिए हम लोग करते हैं राउटिंग एंड सीलिंग, मतलब कि जो भी क्रैक्स है, क्रैक्स के आसपास के जो वीकर मटेरियल है वहाँ उसको रिमूव कर देते हैं चिपिंग के थ्रू, मतलब और या फिर सोइंग के थ्रू। और उसके बाद जब हम लोग जो वीकर मटेरियल को रिमूव करने के बाद उसमें सीलेंट जो आते हैं, बहुत सारे केमिकल्स आते हैं, या फिर सीमेंट का या फिर इपॉक्सी से हम उसको सील कर देते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं राउटिंग एंड सीलिंग। नेक्स्ट है स्टिचिंग। स्टिचिंग में होता ये है कि अगर मेनली हम लोग जो वैसे मतलब स्लैब का पर इस्तेमाल करते हैं जो कि आपके ग्राउंड पे वो एग्जिस्ट करते हैं, मतलब कि ग्राउंड पे है जिस पर कि क्रैक हो भी गया है तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, पर फिर भी वो और ज़्यादा डैमेज हो सकता है। इसके लिए हम लोग स्टिचिंग करते हैं। स्टिचिंग में क्या करते हैं कि आपके जो स्लैब पे मतलब या फिर रोड कंक्रीट पेमेंट है उसमें वो बहुत मेजर क्रैक्स आ चुके हैं, तो उस क्रैक्स में क्या करते हैं कि वहाँ पे हम लोग यू शेप के मेटल का मतलब बार का इस्तेमाल करते हैं, या फिर डिफरेंट मतलब डिफरेंट मटेरियल के आते हैं ये मतलब यू शेप के स्टेपल्स आते हैं, उसको हम लोग वहाँ पे ड्रिल करके उसको फिक्स करते हैं और उसको अच्छे से सील कर देते हैं। तो इसको हम बोलते हैं स्टिचिंग। ठीक है, नेक्स्ट है ड्रिलिंग एंड प्लगिंग। ड्रिलिंग एंड प्लगिंग मतलब कि आपका कोई मेजर क्रैक्स है जो कि बहुत अंदर तक जा रहा है स्ट्रक्चर के, तो इस केस में आपको अगर सिर्फ आप उसको सील करते हैं तो वो सफिशिएंट नहीं है, और ग्राउटिंग करना चाहते हैं तो ग्राउटिंग के लिए आपके पास स्पेस नहीं है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि उस क्रैक्स के मतलब थ्रू वहाँ पे ड्रिलिंग करते हैं अच्छे से। ड्रिलिंग करने के बाद तब जाके हाई प्रेशर से ग्राउटिंग करते हैं, तो उसको से ग्राउटिंग करके जो भी क्रैक्स है उसको प्लग कर देते हैं, मतलब बंद कर देते हैं। तो इस तरह के मेथड को हम बोलते हैं ड्रिलिंग एंड प्लगिंग। ठीक है, तो ये डिफरेंट रिपेयर टेक्निक है। तो इसके अलावा कुछ टेक्निक्स होते हैं जो बोलते हैं हम लोग रेट्रोफिटिंग टेक्निक। मतलब कि अगर किसी भी स्ट्रक्चर में हम लोग को इतना मॉडिफिकेशन करना है ताकि वो उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाए, मतलब कि वो किसी डिजास्टर की वजह से किसी एक्टिविटी की वजह से जो है आपका स्ट्रक्चर बहुत कमज़ोर हो चुका है, मेनली ये सिस्मिक एक्टिविटी है या फिर ग्राउंड मूवमेंट की वजह से या सॉइल फ्लो की वजह से,
तो उसकी जो वीक कमज़ोर हो चुका है, तो उसको मजबूत बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए उसके जो मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं उसको हम लोग एक्स्ट्रा रीइंफोर्स करके उस साइज को हम लोग इंक्रीज करते हैं, इनलार्जमेंट करते हैं। ये एक टेक्निक है, इनलार्जमेंट करने की टेक्निक है। तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने की, स्ट्रेंथ इन्हांस करने की जो टेक्निक है उसको हम बोलते हैं रेट्रोफिटिंग। ठीक है, तो रेट्रोफिटिंग में एक इनलार्जमेंट टेक्निक है जिसमें कि हम लोग कॉलम के आसपास जो है एक एक्स्ट्रा स्टील बार अप्लाई कर, मतलब लगाकर, और जो स्टील बार को नीचे आपको फाउंडेशन में ड्रिल करके उसके बाद हम लोग उसको कास्टिंग कर देते हैं, मतलब उसका साइज बढ़ा देते हैं। तो इस वजह से कॉलम की बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो ये सारा काम हम लोग बीम में भी कर सकते हैं, स्लैब में भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा कंपोजिट कंस्ट्रक्शन। तो इस केस में अगर आप चाहते हैं कि अगर आप किसी भी कंपोनेंट का जो है स्ट्रेंथ इंक्रीज करना चाहते हैं, लेकिन इंक्रीज करने के लिए भी अगर आपके पास स्पेस होनी चाहिए साइज इंक्रीज करने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि साइज इंक्रीज ना करना पड़े, तो इस केस में हम लोग वैसे मटेरियल इस्तेमाल कर सकते हैं जिसकी स्ट्रेंथ कंक्रीट से ज़्यादा हो। तो कंक्रीट जो है स्टील है, जो कि आपकी इसकी स्ट्रेंथ अभी कंक्रीट से ज़्यादा होती है, तो स्टील प्लेट्स का इस्तेमाल करके भी हम लोग इसमें यहाँ पर जो है यहाँ पे आप बीम या कॉलम के जो जॉइंट्स है वहाँ पे अप्लाई करके और ड्रिलिंग करके बोल्टिंग कर सकते हैं और ग्राउटिंग करके जैम कर सकते हैं, और इसका इससे पूरा जो है स्ट्रक्चर का स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं कंपोजिट कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट टेक्निक है आपका पोस्ट टेंशनिंग की टेक्निक। तो ये पोस्ट टेंशनिंग टेक्निक जो प्री स्ट्रेसिंग टेक्निक का एक एग्जाम्पल है। एक्चुअली कंक्रीट को जो है आपको कंक्रीट का जो मतलब प्रॉपर्टी है उसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए हम लोग दो टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। प्री स्ट्रेसिंग में इस्तेमाल करते हैं प्री टेंशनिंग और पोस्ट टेंशनिंग। तो प्री टेंशनिंग होता है हम लोग का कंक्रीट के कास्टिंग के दौरान ही हम लोगों को करते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं पोस्ट टेंशनिंग की, मतलब कंक्रीट बन चुका है, उसमें प्रॉब्लम आ रही है, उसमें स्ट्रेंथ कम हो रहा है, कहीं पे क्रैक्स आ रहे हैं, फिर उसका स्ट्रेंथ करने की जरूरत, स्ट्रेंथ बढ़ाने की ज़रूरत है। तो उसके क्या करते हैं कि उस कंक्रीट के मतलब कंपोनेंट में हम लोग ड्रिल करते हैं। ड्रिल करने के बाद उसमें जो है हाई यील्ड स्ट्रेंथ के जो स्टील के केबल्स हम लोग अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद उसको स्ट्रेच करते हैं, स्ट्रेच करके वहाँ पे जैम कर देते हैं। तो इससे जो है जो पूरी जो अगर कहीं पे आपके जो कंप्रेसिव मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ को जो बेयर करने की जो कैपेबिलिटी जो कम हो रही थी वो यहाँ पे इसमें इन्हांस हो जाती है। तो इस केसेस में जो है आपका जो है स्ट्रक्चर है वो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है। तो ये भी एक तरह का टेक्निक है जो पोस्ट टेंशनिंग टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए। नेक्स्ट है बीम शियर इन्फोर्समेंट। बीम शियर इन्फोर्समेंट होता है ये कि बीम है आपका, उसमें क्रैक्स डेवलप हो रहा है, शियर क्रैक्स बोलते हैं। मतलब कि यहाँ पे ये बीम है, उसमें लोड आ रहे हैं, तो मैक्सिमम लोड आपका मतलब सेंटर में आ रहा है, तो अब जो ऊपर की तरफ यहाँ पे मतलब यहाँ पे रिएक्शन की जगह पे इस तरह से लोड आ रहा है, तो यहाँ पे धीरे क्रैक्स डेवलप होने लगते हैं, तो इसको बोलते हैं शियर क्रैक्स। तो इस शियर क्रैक्स को हम लोग को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे ड्रिल करके हम लोग एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड कर सकते हैं और उसको जाकर बाद में ग्राउटिंग करके उसको सील कर सकते हैं। तो इस तरह का एक मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं बीम शियर रिइंफोर्समेंट। नेक्स्ट है ग्राउटिंग, एक मेथड है। ग्राउटिंग मतलब क्रैक्स है तो ग्राउटिंग करेंगे। तो ग्राउटिंग करने का जो टेक्निक है वो रिपेयर टेक्निक जो है उसको रेट्रोफिटिंग टेक्निक में भी हम लोग मतलब कंसिडर करते हैं, क्योंकि इसकी वजह से हम लोग किसी स्ट्रक्चर को जो है स्ट्रेंथ हम लोग बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे फ्रैक्चर है, हनीकॉम्बिंग है या वॉइडेड कंक्रीट है, तो वहाँ पे हम लोग फिल करने के लिए ग्राउटिंग टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है फाउंडेशन अंडरपिनिंग। तो अगर किसी स्ट्रक्चर के नीचे का वो जो फाउंडेशन है वो वीक हो रहा है या फिर वहाँ पे एक मतलब कि वो सफिशिएंट नहीं है कि हेवियर लोड को मतलब बियर कर सके, तो इस केस में क्या करते हैं, जो वॉल में होल करके वहाँ पे बीम अप्लाई करके वहाँ पे जो है लोड है जैक्स के थ्रू हम लोग बियर करते हैं और उसके नीचे जो है एक्सप्रेशन करके यहाँ पे नया फाउंडेशन बना सकते हैं। तो इस तरह के जो रिपेयर टेक्निक है, रेट्रोफिटिंग टेक्निक है, इसको बोलते हैं फाउंडेशन अंडरपिनिंग। तो इस तरह के डिफरेंट टेक्निक्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं रिपेयर एंड रिहेबिलिटेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने मेजर रिपेयर टेक्निक के बारे में डिस्कस कर लिया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है इस मॉडल का लास्ट जो टॉपिक है बिल्ट इन्वायरमेंट एस्थेटिक्स, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।